हाँ देखिए, आप लोगों ने हाफ ईयरली एग्ज़ाम दिया है और जो आपका पेपर आया था उस पेपर का सॉल्यूशन हम आपको दे रहे हैं जा रहे हैं। अब आप अपना इस वीडियो को देख करके पता कर सकते हैं कि नहीं आपने कितने प्रश्नों का उत्तर सही दिया है और कितने प्रश्नों को गलत हल किया है। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने पेपर की। पहला जो सवाल आपको दिया गया था, यानी पहले वैसे ये पेपर जो है, पहले आपको हम बहुविकल्पी प्रश्नों को हल कर रहे हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न जिसमें आपको विकल्प दिया हुआ है और उस विकल्प में से राइट विकल्प को चूज करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है बहुविकल्पी प्रश्न का कि किसी पूर्णांक दिया गया है कि किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक समपूर्णांक निम्न रूप में होता है। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन अ दिया गया है कि m, ब दिया गया है m+1 और स दिया गया है 2m और द दिया हुआ था 2m+1। हमें देखिए, हमें छांटना क्या है? समपूर्णांक। ठीक है, तो अब ये जो मान दिए गए हुए हैं, इस मान में आप इस m के स्थान पर 1 2 3 4 5 रख करके पता करेंगे। ठीक है ना। अगर यहाँ पर अगर 1 रखते हैं तो 1 तो सम संख्या नहीं हुई। यहाँ पर आते हैं तो 1 + 1 रख दिए 2। ठीक है ना, सम संख्या हो रही है। लेकिन प्रत्येक के लिए कह रहा है कि हर के लिए, किसी एक संख्या के लिए नहीं। तो कुल मिला जुला करके इन विकल्पों में से ये वाला विकल्प और ये वाला विकल्प और ये वाला विकल्प, तीनों विकल्प क्या होंगे? फ्लॉप होंगे। क्योंकि सम का मतलब है कि इस m के स्थान पर हमें सम संख्याएं रखनी है। समझ में आया? यानी 2 4 6 8 10 ऐसे रखना है। इस तरह से इसका विकल्प जिन लोगों ने स लगाया होगा उसका सही है, अथवा गलत होगा। दूसरा प्रश्न आपसे दिया गया था कि संख्या n का वर्ग ऋण 1 8 से विभाज्य होती है यदि n है 1। क्या 1? इसका विकल्प अ दिया था पूर्णांक, दूसरा विकल्प ब दिया गया था प्राकृतिक संख्या, तीसरा स दिया गया था आपका विषम संख्या और चौथा आपका दिया गया था द, जिसे बोला गया था सम संख्या। ये आपकी संख्या है। अगर हम मान लेते हैं कि यदि संख्या a का मान जो है n का वर्ग ऋण 1 है और हमें ये पता करना है कि यह जो n का मान होगा वह इन दिए हुए विकल्पों में से कौन सी ऐसी संख्या होगी जिसको हम 8 से डिवाइड कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में आपको इस n के स्थान पर संख्याएं रखनी हैं। तो संख्याएं तो आपका बहुत है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 इन्फिनिट तक। लेकिन आपको पता ये करना है कि n के स्थान पर वो कौन सी संख्या रखी जाएगी। क्या सम संख्या रखेंगे तो वो 8 से डिवाइड होगा, क्या विषम संख्या रखेंगे तो वो डिवाइड होगा, या कोई प्राकृतिक संख्या रखेंगे वो डिवाइड होगा, या कोई पूर्णांक रखेंगे वो डिवाइड होगा। तो इस कंडीशन में आपका जो राइट विकल्प है वह विषम संख्या वाला ही सही है। कैसे सही है उसको बतलाते हैं। अगर a के स्थान पर अगर 1 3 5 7 इस तरह से लिखते जाए, आप देखें, अगर 1 का वर्ग कर देते हैं
ऋण 1 कर देते हैं, डिवाइड अगर 8 से करते हैं तो 0/8 इसका इन्फिनिट हो जाएगा, हम भाग जाएगा ना, लेकिन इसका भाग क्या होगा, इसका रिजल्ट 0 हो गया, 0 हो गया। तो इस कंडीशन में आगे जब चलेंगे दूसरी संख्या अगर लेते हैं, n बराबर अगर 3 रखते हैं तो 3 का वर्ग करके ऋण 1 करें तो 3 3 के 9 ऋण 1, रिजल्ट 8 है, 8 से डिवाइड हो जाएगा ये, 8 एकम 8। अगर n के स्थान पर अगर आप 2 रखते तो देखिए 2 का अगर वर्ग करते तो 2 दूना के 4 और ऋण 1 बचता 3, इसमें 8 का डिवाइड जाता नहीं जाता, इसलिए वो संख्या फ्लॉप हो गई। अब अगर 5 भी अगर मानकर चलिए 4 रखते हैं तो 4 का वर्ग ऋण 1 होगा, यानी 16 ऋण 1 बटा में 8 कर लीजिए, 15/8 कटेगा, नहीं कटेगा। 5 रखेंगे तो 5 का वर्ग करेंगे, ऋण 1 करेंगे, 25 में से ऋण 1 घटाएंगे, 24, 24 में 8 का जब डिवाइड करेंगे तो 3 बार चला जाएगा। बात समझ में आया? तो विकल्प उसका सही है, दूसरे का भी 100, पहले का भी 100। तीसरा प्रश्न आइए, कह रहा है कि परिमेय संख्या 14,587 बटा में 1250, ये दिया है कि परिमेय संख्या 14,587 में अगर 1250 का अगर हम डिवाइड करते हैं तो यह संख्या जो है दशमलव के कितने अंक के बाद शांत हो जाएगा, 4। कैसे होगा उसकी पहचान हमने बताया है कि किसी संख्या का अगर दशमलव शांत रूप अगर पूछता है तो इसका मतलब हर होता है, इस हर को हमें 10 का गुणांक बनाना होता है। इस कंडीशन में अगर हम चलते हैं तो देखिए ये 14 हुआ, 14,587 हुआ, अगर इसको डिवाइड अगर आप करते हैं तो आपको मिलेगा 2 गुणते 5 गुणते 5 गुणते 5 गुणते 5 मिलेगा, इसका करके देख लीजिए। 1250 है, 2 से काटेंगे, 2 पचे 10, 2 छके 12, 2 दूना के 4 और 2 पचे 10, फिर 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 दूना के 10 ना, 5 पचे 25, फिर 5 से काटेंगे, 5 दूना के 10, 5 पचे 25, फिर 5 से काटेंगे, फिर ये हो जाएगा आपका 5, फिर क्या हो गया 5। अब हमको क्या करना है, इसको शून्यांक बनाना है, यानी 10 का गुणांक इसे बनाना है। तो जब 10 का गुणांक बनाएंगे तो हमको जरूरत क्या होगी बेटा, देखिए ये 14,587 है, यानी 14,587, ये तो 4 बार तो 5 है, लेकिन इस 5 को 10 बनाने के लिए हमें आवश्यकता है 2 3 की। तो कन्फर्म है कि अगर इसमें हम 2 3 मतलब 3 ठो अगर 2 ले लेंगे तो इसका मतलब ये 3 का घाते 2 गुणते 2 और गुणते ये 5 ठो 5 है, ये है, ठीक है ना। तो रिजल्ट अब देखिए ये अपने से आपने लिखा है तो कन्फर्म है कि इसका हमें उतना ऊपर क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। अब ये नीचे क्या मिल रहा है, अब नीचे आपको मिल जाएगा, देखिए 2 का घाते भी 4 और 5 का घाते भी 4, 2 का घाते 4 और 5 का घाते 4, यानी रिजल्ट नीचे मिलेगा क्या, 10 का घाते क्या 4। ये नीचवे वाला घातवा बतावेला कि कितना पर ई जाके दशमलव पूर्णांक हुई। तो ये हो जाएगा 14,587 गुणते 2 का पावर 3, यानी 2 दूना के 4 दूना के 8। अगर इसमें गुणा कर देंगे और इसमें जब इसका भाग देंगे तो जितना बार जाएगा उतना बार में वो दशमलव के बाद शांत हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसका रिजल्ट अगर देखना चाहते हैं तो भाग विधि से देख लीजिए। इसका तीसरे क्वेश्चन का जो आपका विकल्प है वो विकल्प 10 सही है, 4 अंक पर। इसको डिवाइड करके दिखा देते हैं। देखिए दिया है 14,587, इसमें भाग देना है आपका 1250 का। एक बार ले गए 1250 किए, घटाएंगे 8 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ऊपर से 7 उतरा, फिर एक बार जाएगा 1250 हो जाएगा, 7 हो गया, 3 हो गया और 8 हो जाएगा, कट गया, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 6 बार ले जाएंगे, 0 6 25 30, 6 दूना के 12 3 15 75, 0 7 और 8 5 13, 0 बढ़ा लेंगे, फिर 6 बार जाएगा, फिर ये हो जाएगा 7500, ठीक है ना। घटाएंगे 0 0 2 और 1, यहाँ 1200 बचा, यहाँ 1250 से भाग नहीं जाएगा, ऑटोमेटिकली है कि हमको 0 बढ़ाना पड़ेगा। 9 बार ले जाएंगे, 9 बचे 45 को 5, हाथ में लग गया 4,
और 900, हाँ ठीक है, 9×5 = 45 को 5 हाथ में लगा 4, 9 दूना के 18, 4 22 को 2 हाथ में लग गया 2 और 9 2 11। इसको घटाएंगे 0 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो गया, कट कट गया 0 हो जाएगा, फिर लास्ट में 6 बार में ये पूरा कट जाएगा, यानी इसका रिजल्ट आएगा 11.6696, यानी दशमलव के बाद 4 अंक आ रहा है। इसलिए तीसरा का जो विकल्प था वो 10 सही था। अपना आप मिला लें कि कई ठो सही किए हैं। एक तो काफ़ी जांचने की बात है और यहाँ पर आपकी काफ़ी जांची जा रही है। बस आपको धैर्य रख करके अपने हल को क्या करना है, देखना है कि क्या आपने किया है। इसीलिए मैं आप लोगों को बार बार सुझाव देता हूँ कि परीक्षा करीब है, पढ़िए पढ़िए, तो सो रहे हैं। देखिए चौथा सवाल दिया है कि भिन्न 2/3 प्राप्त करने के लिए भिन्न 2/7 के अंश और हर में क्या जोड़ना होगा। विकल्प इसमें अ था, ब था, स था, द था, 4 विकल्प था। इसमें विकल्प में पहली संख्या दिया है अ में 8, ब में दिया है 5, स में दिया है 3 और द में दिया है क्या, 1। अब हमें ये पता करना है कि वास्तव में यह जो भिन्न है, इस भिन्न के अंश और हर में इन विकल्पों में से कौन सी संख्या जोड़ेंगे कि इस भिन्न में उस चीज को अंश और हर में सेम जोड़ने पर ये चीज हमको मिलेगा। तो इसका राइट आंसर अ है। कैसे है देखिए, 2/7 है, इसमें भी 8 जोड़ दो, इसमें भी 8 जोड़ दो, ऊपर हो गया 10, नीचे हो गया 15, 5 से काट देंगे, 5 दूना के 10, 5 3 15, 2/3 हो गया। बाकी इनमें से ये तीनों क्या हैं, गलत है। इसका उत्तर ये सही होगा। चौथा के बाद 5वां क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है x + y = 6 और x - y = 2 का हल है। क्या हल है, इसमें भी 4 विकल्प आपको दिया गया है, अ, ब, स और द। अ में आपको दिया है 4 2, ब में दिया गया है 2 4, स में दिया गया है आपको 6 2 और द में दिया गया है 8 और -2। समझ रहे हैं? आपका राइट आंसर अ सही है। कैसे सही है उसको देखें। इसको हल कर लेंगे रफ पे, यानी x + y = 6, x - y = 2 जोड़ लेंगे, 2x = 8 के, x = 8/2 के, काट देंगे, x बराबर क्या हुआ, मान रख लेंगे, x + y = 6, 4 धन y = 6, y = 6 - 4, y का मान 2। ये वाला विकल्प असही था। अगला है आपका 6वां सवाल, दो संख्याओं का योगफल 8 और अंतर 2 है, संख्याएं होंगी या वे संख्याएं हैं। इसमें भी विकल्प 4 दिया है, अ, ब, स, द। संख्या में दिया है 6 2, फिर दिया है 0 4, फिर दिया है 0 और 5 और फिर दिया है 5 और 3। ये तो दोनों यही तरफ फ्लॉप हो गए, वो तो दो सुनना तो संभव नहीं है। अब हमें डिटो करना है कि अ और द में क्या सही है, ठीक है ना। इसको इस तरह से मुजबानी भी लगाया जा सकता था, लेकिन उसका सॉल्यूशन करके उसका सही विकल्प छाटेंगे तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि राइट आंसर हमें लाना है। इसलिए दो संख्याओं का योगफल 8 मान लेते हैं। अगर कि माना एक संख्या x और दूसरी संख्या जो है
y है, दूसरी संख्या y है। तो कन्फर्म है कि प्रश्नानुसार x प्लस वाई का मान 8 है और x माइनस वाई का मान 2 है। संख्याओं का योग 8 और अंतर 2। जोड़ देंगे चट से, 2x हो जाएगा, 10 हो जाएगा। x का भाग करेंगे, 2 का भाग करेंगे, x का मान 5। x का मान किसी समीकरण में रख देंगे। x का मान समीकरण 1 में, 2 में कहीं पर रखेंगे। 1 में रखने पर x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 के, x का मान 5 निकाला, 5 प्लस वाई बराबर 8 के, y बराबर 8 माइनस 5, y का मान क्या होगा? 3। विकल्प हमारा 10 है। आगे आते हैं। आगे दिया गया था 7वां सवाल, दो समरूप त्रिभुजों का परिमाप। दो समरूप त्रिभुजों का परिमाप क्रमशः 40 सेंटीमीटर और 50 है ना, 50 सेंटीमीटर है। त्रिभुजों के क्षेत्रफलों में अनुपात होगा। इसमें भी विकल्प 4 दिया है, अ, ब, स, द। अ वाला जो आपका विकल्प दिया है 4 संबंधी 5, राइट आंसर यही है। 4 संबंधी 5 ही राइट आंसर है। उसके बाद ये है 5 संबंधी 4, 25 संबंधी 16 और ये दिया है 16 संबंध, सॉरी गलत बोल दिए ना, 16 संबंधी क्या 25, ठीक है ना। तो इसका क्या मान होता है उसको हमें देखना है। ये परिमाप का मतलब आप समझ गए हैं कि ये तीनों भुजाओं का योग दिया है। यानी एक त्रिभुज ऐसा है जिसकी तीनों भुजाओं का योग 40 हो रहा है और दूसरा त्रिभुज ऐसा है जिसके तीनों भुजाओं का योग 50 हो रहा है। तो इसका सूत्र होता है कि पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा में दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर पहले त्रिभुज की भुजा का वर्ग बटा में दूसरे त्रिभुज की भुजा का, यानी संगत भुजा का वर्ग। एक फार्मूला है। बात समझ में नहीं आई तो देखो, जैसे एक त्रिभुज ये हो गया और एकदम इसी का हम सकल एक त्रिभुज ये हो गया। हम सकल है, सर्वांशम नहीं है, हम सकल है। इसका नाम हमने दिया ABC और इसका नाम हमने दिया PQR। इसकी संगत भुजा ये, इसकी संगत भुजा ये और इसकी संगत भुजा ये हो गया। तो किसी भी त्रिभुज का जो परिमाप होता है, हर क्षेत्रफल होता है, वह उस त्रिभुज की संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात का होता है। तो कन्फर्म है कि ये जो भुजा पहले त्रिभुज का परिमाप जो दिया है 40, तो इसका अगर हम एक भुजा की लंबाई निकालेंगे तो 40 बटा में 3 सेंटीमीटर और दूसरे का निकालेंगे तो 50 बटा में 3 सेंटीमीटर। बात समझ रहे हैं? तो कन्फर्म है कि जब करेंगे तो 3 से क्या होगा, कट जाएगा, ठीक है ना। तो इसको इसी तरह से लिखेंगे। तो हम लिखेंगे कि 40 बटा में 3 का वर्ग और बटा में 50 बटा में 3 का वर्ग। तो ये हो जाएगा 1600 बटा में 9 और ये हो गया 2500 बटा में 9, यानी 1600 बटा में 9 गुणके 9 बटा में 2500। कैंसिल कर दिए, 2 जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, 16 बटा में क्या हुआ 25। राइट आंसर आपका क्या है 10 सही है। हाफिए मत, ये गलत होगा। हाफने से थोड़ा ना सही हो जाएगा। धड़कन आपकी बढ़ रही है, आपकी खामोशी हमें जला रही है।
शांत बैठे हैं बाबा जी नियर, आगे चले जाओ। 8वां सवाल, 8वां सवाल के को छोड़ते हैं, पहले 9वां सवाल देखते हैं। देखिए ख्याल कीजिए, ये 9वां सवाल जो दिया है कि 8वां सवाल भी देख लीजिए, क्योंकि 8वां का भी उत्तर है। कह रहा है कि समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज के तीनों भुजाओं, समद्विबाहु त्रिभुज के तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर बना त्रिभुज होगा। क्या होगा? विकल्प दिया है अ समबाहु, दूसरा ब दिया है समकोण, तीसरा दिया है विषमबाहु दिया है, और चौथा द दिया है आपका समद्विबाहु। राइट आंसर समद्विबाहु होगा। क्यों होगा उसको बतलाते हैं। जैसे देखो, ये हमारा एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ध्यान से देखें। मान लिया कि एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें AB की लंबाई और AC की कोनो दो भुजा बराबर दिखाना ही होगा। हमने दिखा दिया। इसका मध्य बिंदु ले लिया P, इसका मध्य बिंदु ले लिया Q, और इसका मध्य बिंदु जो असमान भुजा है, इसका मध्य बिंदु क्या ले लिया R। इसको यहाँ से मिलाया, इसको यहाँ से मिलाया, इसको यहाँ से मिलाया। इस कंडीशन में ये जो त्रिभुज बनेगा, इसमें भी दो भुजा आपस में क्या होगी? इक्वल होगी। अगर यही त्रिभुज अगर समद्विबाहु न हो करके समबाहु अगर होता, तो इसके मध्य बिंदु को भुजाने वाला मिलाने वाला जो त्रिभुज आपका होता, वो भी समबाहु बनता। तो समबाहु के लिए समबाहु बनेगा और समद्विबाहु के लिए समद्विबाहु। राइट आंसर 10 सही है आपका। एक्सरसाइज का दिखाएंगे, मैं आपको दिखा दिया। 9वां सवाल बोल रहा है कि ax का स्क्वायर प्लस bx, ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूलों का योगफल, के मूलों का योगफल होता है या मूलफल होगा। इसमें विकल्प दिया है और जो है a बाई बी, ब जो दिया है ऋण a बाई बी, स जो आपका दिया है ऋण b बाई a, और द जो दिया है ऋण c अपान a। ठीक है, आपको पता है, भली भांति आप इस बात को जानते हैं कि अगर ये हमारा द्विघात समीकरण का रूप होता है, तो इसके मूलों का योगफल माइनस b अपान a होता है, और इसके मूलों का गुणनफल c अपान a होता है। तो हमें पूछा है मूलों का योगफल, तो जहाँ पे ऋण b अपान a होगा वही आपका सही उत्तर है। अगला है 10वां सवाल। समीकरण 10वां सवाल दिया है, समीकरण 3x का वर्ग ऋण 48x बराबर 0 के मूल होंगे। इसमें आपका विकल्प अ, ब, स, द दिया, ऋण 4 दिया है, प्लस माइनस 4 दिया है, ओनली 4 दिया है, 16 दिया है। गुंजाइश है, ये दिया है 3x का वर्ग ऋण 48x इज इक्वल टू 0। फर्स्ट काम कि इसमें से आप 8 को कॉमन कर दो, अरे x को। अगर वो भी लाइक नहीं करते हैं तो 3x को कॉमन कर दो। 3x को कॉमन करते हैं तो x ऋण 16 बचेगा, इक्वल टू क्या होगा? डिवाइड करेंगे, x ऋण 16 इक्वल टू 0 हो गया। x का मान क्या होगा? 16, यानी इसका विकल्प 10 है। 11 दिया है समीकरण, दिया है 11वां नंबर का सवाल कि समीकरण 2x का वर्ग ऋण 5x प्लस 4 बराबर 0 के मूल होंगे। क्या होंगे?
अ होगा कि ब होगा कि स होगा कि द होगा। इसमें दिया है वास्तविक समान, वास्तविक और समान, वास्तविक नहीं, वास्तविक नहीं। फिर ये होगा वास्तविक असमान, वास्तविक असमान, और दिया है कोई नहीं। किसी भी द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए हमें विविधता का मान निकालना होता है। डी हमें बता देगा कि उसके मूल कैसे होंगे। तो डी का मान निकालते हैं तो बी का स्क्वायर माइनस 4ac होगा, -5 का वर्ग ऋण 4 गुणते 4ac ना, तो 2 और गुणते और 4 ना, क्योंकि इसमें अगर आप तुलना करेंगे तो आपको a बराबर 2 नजर आएगा, b बराबर -5 और c बराबर +4 होगा ना। तो विविधता में मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 25 और ऋण 4 चौके 16 गुना के 32, घटाएंगे तो -17 बचा। ये ऋण संख्या मिली, ऋणात्मक मान है ना, कन्फर्म है। तो समीकरण का या द्विघात समीकरण के मूल जो होंगे वो वास्तविक असमान होंगे। जिसका आया होगा वास्तविक असमान उनका सही, अन्यथा गलत। आगे चलिए 12 नंबर का सवाल दिया कि बिंदु ऋण 3 और 4 किस चतुर्थांश में होगा, किस चतुर्थांश में होगा। इसमें दिया है अ विकल्प में प्रथम, ब में दिया है द्वितीय, स में आपका दिया है तृतीय, और द में दिया है आपका चतुर्थ। यही ना चतुर्थांश होता है। ये आपका चतुर्थांश का फिगर है, ये आपका चतुर्थांश है। कन्फर्म है कि ये +x होता है, ये -x होता है, +y होता है, -y होता है। इसमें दोनों प्लस प्लस होते हैं, इसमें माइनस प्लस होता है, इसमें दोनों माइनस होता है, और इसमें प्लस माइनस होता है। तो देख रहे हैं, ये आपका भुज है और ये आपकी कोटि है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ चतुर्थांशों के प्रकृति को देखते हुए जब टक मारेंगे तो चट से ना मिलेगा आपको द्वितीय चतुर्थांश। आगे 13 नंबर का सवाल दिया है, यदि बिंदु ए जिसका निर्देशांक 1, 2, बी जिसका निर्देशांक 0, 0 और सी जिसका निर्देशांक ए और बी संरेख हैं, तो क्या होगा। अ विकल्प दिया है, क्या इस कंडीशन में ए बराबर बी होगा, ब बराबर ए बराबर 2b होगा, स का मान दिया है 2a बराबर b होगा, द विकल्प दिया है a बराबर b होगा। यानी क्या होगा, -b। तो सबसे पहले ये बिंदु अगर संरेख हैं तो इनको पहले त्रिभुज के क्षेत्रफल संरेख की शर्त पर लगाए हम। संरेख के लिए शर्त होती है आपका कि x1 कोष्टक के अंदर y2 माइनस y3 प्लस x2 कोष्टक के अंदर y3 माइनस y1 प्लस x3 कोष्टक के अंदर y1 माइनस y2। इसमें अगर इस बिंदुओं के भुज और कोटि को रख करके सॉल्व करने पर अगर शून्य के बराबर आता है तब वो संरेख माना जाता है। यानी इस व्यंजक का मान शून्य रख करके हम हल करेंगे। x1 का मान 1 रखा गया, ठीक है, x1 का मान 1 है, y2 का मान 0 और y3 का मान ऋण b, प्लस x2 का मान 0, y3 का मान b ऋण y1 का मान 2, x3 का मान a कोष्टक के अंदर y1 का मान 2, y2 का मान 0। समझ में बात आई, देख रहा शून्य हो गया ये। इसमें जब गुणा करेंगे -b होगा,
इसको करेंगे +2a होगा इक्वल टू 0 ये है, तो 2a बराबर क्या, विकल्प स सही है। स्वाति खामोश हैं आप, बुलक्सा दिख रही हो, हलचल कर रही है, शरीर में उसके हरकत है। नेक्स्ट देखते हैं। अगला सवाल दिया है 14 नंबर का सवाल दिया है बिंदु 05 तथा 5 और 0 के बीच की दूरी तुरंत फार्मूला एडजस्ट करेंगे। रूट 5 माइनस 0 का वर्ग प्लस 0 माइनस 5 का वर्ग, 5 का वर्ग प्लस ऋण 5 का वर्ग, 25 प्लस 25 रूट 50, 5 पर डी में 2। इसमें विकल्प अ दिया है, ब दिया है, स दिया है, द दिया है। अ में 5 दिया था, 5 रूट 2 दिया था, 2 रूट 5 दिया था और 10 दिया था। उत्तर आपका 5 रूट 2 है, ब विकल्प सही। रानी हंसने की बात नहीं है, अभी तो ये ट्रायल गेम था, असली लड़ाई तो अभी लड़नी है आपको। बोला है त्रिभुज ABC के शीर्ष, त्रिभुज ABC के शीर्ष में A का शीर्ष दिया है 0 0, B का निर्देशांक आपको दिया है A0 और C का निर्देशांक दिया है 0 और -a। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। इसमें विकल्प आपका दिया है, अ का विकल्प 0 दिया है, ब का विकल्प जो है a/2 a का वर्ग है, स का जो विकल्प है वह a का वर्ग और द का जो विकल्प हमारा है 2a का वर्ग। सूत्र हम अप्लाई करते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल का। त्रिभुज का क्षेत्रफल फार्मूला 1/2 कोष्टक के अंदर x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 कोष्टक के अंदर y3 माइनस y1 प्लस x3 कोष्टक के अंदर y1 माइनस y2। ये आपका है क्या फार्मूला। मान रख लेते हैं चट से 1/2, ध्यान से रखते जाएंगे। x1 का मान 0 कोष्टक के अंदर, y2 का मान 0 और y3 का मान ऋण 1 प्लस x2 का मान ये है ना, हाँ, कोष्टक के अंदर y3 का मान ऋण 1 और y1 का मान 0 प्लस x3 का मान 0, y1 का मान 0 माइनस y2 का मान 0 हो गया। ये यहाँ पर आते ये भी 0 हो गया, बस क्या गया 1/2। मल्टीप्लाई करेंगे इसका a और ऋण 1 गुणते a का ऋण a का वर्ग, ऋण a का वर्ग, यानी हो जाएगा ऋण 1/2 a का क्या वर्ग। लेकिन आपको बताया गया है कि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल कभी भी माइनस में नहीं लिखा जाता है, क्योंकि कोई भी आकृति होती है उसका कुछ न कुछ एरिया आता है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर हम ऋण चिन्ह क्या करते हैं, ऋण चिन्ह छोड़ने पर, ऋण चिन्ह छोड़ने पर कुल मिला जुला करके आपका राइट आंसर 1/2 a का वर्ग बहुत सही है। और लोग खामोश हैं क्यों? प्यास लगी होगी तो बोलिएगा, पानी मंगाएंगे ठंडा। उसीलिए कहते हैं कि जिंदगी से खिलवाड़ नहीं, लेकिन तुम लोग मेरे बात को मजाक समझते हो, मुझे तुम लोग जोकर समझते हो। ये खाली यही तरह कहे ना, कहे दाता नहीं क्या भोगेगा कौन। आगे चलिए। 16 नंबर का क्वेश्चन दिया था कि यदि साइन थीटा इक्वल टू 3/5 तो tan थीटा का मान ज्ञात करना है।
इसमें विकल्प अ दिया है, ब दिया है, स दिया है, द दिया है। अ का विकल्प आपका 3/4 है, 4/3 है, 3/5 है और 3/5 है। ये दिया है आपका, देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5। एक छोटा सा फिगर इसके लिए बना लेंगे आप। ए लिखेंगे, बी लिखेंगे, सी लिखेंगे, यहाँ पे थीटा दर्शा देंगे। कन्फर्म है कि ये साइन थीटा का मतलब लंब बटा में कर्ण है। लंब का मान 3, कर्ण का मान 5 रख देंगे। इसका मान पाइथागोरस निकाल लेंगे। कन्फर्म है कि ए बी का वर्ग बराबर ए सी का वर्ग माइनस बी सी का वर्ग, 5 का वर्ग ऋण 3 का वर्ग, 25 ऋण 9 16। ए बी का वर्ग इज इक्वल टू 16, ए बी का मान 4 हुआ। इसका मान 4 हो गया। और आपको मान किसका निकालना है? tan थीटा का, जिसका मान होता है लंब बटा में आधार। तो 3 क्या, और विकल्प में देखेंगे असही है। सही ना है? आगे 17 नंबर का सवाल दिया है, साइन 9 अंश और बटा में दिया है काश 81 अंश का मान क्या होगा? विकल्प दिया है अ, ब, स, द। अ में दिया है 1 से अधिक, ब में दिया है 4 से कम, स में दिया है 0 और द में दिया है 1। विकल्प द सही है, लेकिन कैसे है उसको देखें। बहुत प्रसन्नता हो रही है जब सवाल सही मिल रहा है तो दांत दिखा रहे हैं। हाँ, जब गलत हो जा रहा है तो बताली नहीं निकल रही है। ये दिया है साइन 9 अंश बटा में काश 81 अंश। हमने आपको बताया है कि मुजबानी समझो इसको। ऐसे दो पद दिए हों जिनके अंशों को जोड़ने पर अगर मान 90 के बराबर होगा, उसका वैल्यू 1 के बराबर होगा, क्योंकि किसी को एक को हमें बदलना है। कन्फर्म है कि साइन 9 अंश ऊपर रहने देते हैं, इसको काश को बदलते हैं तो 90 अंश ऋण 9 अंश होगा। इसका मान हुआ साइन 9 अंश और काश 90 माइनस थीटा का मान भी साइन थीटा होगा, यानी साइन 9 अंश। और साइन 9 अंश का मान 1, इसलिए हमने विकल्प क्या माना? द मारा है। आगे बढ़ते हैं। 17 के बाद 18 नंबर का क्वेश्चन बहुविकल्पी प्रश्न का, जो बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, लेकिन आपके लिए तो सब कुछ बेकार है। देखिए 18 नंबर का सवाल एकदम मुजबानी सवाल था। साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा? इसमें विकल्प अ, ब, स और द दिया हुआ है। अ वाला में विकल्प दिया है काश स्क्वायर थीटा, इसमें दिया है काट स्क्वायर थीटा, इसमें दिया है टाइम स्क्वायर थीटा और इसमें दिया है कोसेक स्क्वायर। राइट आंसर tan स्क्वायर थीटा। गुंजा, प्रसन्नता हो रही है सॉल्विंग को देखकर? आगे नहीं होगी, इसको हम चेंज कर लेंगे। काश स्क्वायर थीटा में साइन स्क्वायर थीटा बटा में काश स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, इसलिए हमने tan पे ट्रिक मारा। 19 नंबर का सवाल कहता है, एक ऊर्ध्वाधर खंभे की परछाई खंभे की ऊंचाई के बराबर है। बहुत बढ़िया। देखिए 19 नंबर के सवाल में आप करेंगे क्या? एक पोल बना लेंगे। मान लेंगे कि यह ए बी जो है एक खंभा है और ये जो बी सी है खंभे की परछाई है। खंभे की परछाई है। यहाँ पे सूर्य जो है चमक रहा है। सूर्य यहाँ पर चमका, सूर्य की रोशनी जब इस खंभे पर पड़ी तो यहाँ पर ये प्रतिबिंब बना जमीन पर। कह रहा है कि एक ऊर्ध्वाधर खंभे की परछाई जो है खंभे की ऊंचाई के बराबर है। अगर ये मानकर चलते हैं कि ये खंभा अगर h मीटर ऊंचा है तो इसकी परछाई भी h ही बन रही है। तो इस कंडीशन में कह रहा है कि सूर्य का उन्नयन कोण, यानी यहाँ पे थीटा का मान क्या होगा? ठीक है, इसमें विकल्प आपको दिया गया है अ, ब, स और द। दिया है 45 अंश, 60 अंश
30 अंश दिया है और 50 अंश दिया है। और विकल्प सही 45 अंश होगा। इसलिए होगा क्योंकि इस थीटा के लिए अगर इस एंगल से लेते हैं हम, तो इसका हमको सूत्र होगा tan थीटा बराबर लंब बटा में आधार, यानी AB बटा में BC, यानी H/H, यानी tan थीटा इक्वल टू 1 के। तो tan थीटा बराबर 1 जो होता है tan 45 अंश का मान होता है, इसलिए थीटा का वैल्यू क्या होगा 45 अंश। इसलिए विकल्प इसका 45 अंश वाला क्या है, सही है। अब लगभग आपका लास्ट सवाल है 20 नंबर का सवाल। एक बहुविकल्पी प्रश्न बोर्ड की परीक्षा में भी आपके सामने 20 नंबर का आएगा। इसमें आपकी छोटी सी गलती आपके लिए भारी नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए बी अलर्ट एंड बी केयर। पुल नहीं फुल। डायलॉग तो थोड़ा सा कोई बोल दे तो उसके आगे आप लोग डायलॉग बना देते हैं। कहता है एक झंडे के लट्ठे के पाद से 50 मीटर की दूरी पर एक बिंदु ए है। अगर कोण PAB जो है 60 अंश का है तो झंडे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो ध्यान से, यह जमीन पर एक झंडा लगा हुआ है। इस झंडे का नाम अगर हम दे देते हैं क्या, P और B। ध्यान से देखें, P और B एक झंडा है, झंडे का लट्ठा है। इस झंडे का ये शीर्ष है, ये पाद है। इसके पाद से 50 मीटर की दूरी पर एक बिंदु A है, ठीक है। अब इसको यहां से मिलाया गया है इस तरीके से। फिर से सवाल को देखें, एक झंडे के लट्ठे के पाद से 50 मीटर की दूरी पर एक बिंदु A है। कह रहा है कि यदि एंगल PAB का मान अगर 60 अंश हो, यानी यहाँ पर थीटा का जो मान है 60 अंश है, तो झंडे की ऊंचाई पूछ रहा है, इसका मान पूछ रहा है। विकल्प आपका दिया है अ 50 करड़ी में 3 मीटर, ब दिया है 25 मीटर, 100 दिया है आपका 60 मीटर, द जो दिया है 50√2 मीटर। इस कंडीशन में हम अगर सवाल को लगाएंगे इसको, तो त्रिभुज से अगर लेते हैं, यानी त्रिभुज PAB से अगर लेते हैं, तो ये हमारा बनेगा tan थीटा बराबर PB बटा में AB के, यानी यहाँ पे हो जाएगा tan 60 अंश इक्वल टू H बटा में 50 के। tan 60 अंश का मान √3 होता है, H बटा में 50 के बाई 1 कर लेंगे। एक क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर H का वैल्यू जो हुआ 50 करड़ी में क्या होगा, विकल्प को चूज करेंगे। विकल्प राइट हमारा क्या है, और सही है, ठीक है। इस तरीके से मैंने आपके पेपर के बहुविकल्पी प्रश्नों को क्या किया, हल किया। इसके आगे वाले वीडियो में मैं आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में क्या करूँगा, बताऊँगा। खंड ये था आपका, खंड क था, अब खंड ख से आपको सवाल बताए जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थोड़ा आराम करना।